The following tabulation gives earnings per share figures for Exxon Manufacturing during the preceding 10 years. ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है लास्ट 10 ईयर्स की, लास्ट 10 ईयर्स की, ठीक है ना, प्रीसीडिंग 10 ईयर्स की ईपीएस की वैल्यूज गिवन है. द फर्म्स कॉमन स्टॉक 140,000 shares outstanding is now selling for rupees 50 a share. ठीक है जी. एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अब यहां से टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है. And the expected dividend for the coming year, that is 2002, is 50% of EPS for the year. यानी कि जो डिविडेंड की वैल्यू है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 2002 का, क्योंकि यहाँ पर जो हमें डाटा गिवन है वो है 2001 तक का, और D1 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कह रहे हैं जी जो ईपीएस होगा 2002 का, उसका 50% जो है वो डिविडेंड होगा. इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट पास्ट ट्रेंड्स टू कंटिन्यू, सो जी यानी ग्रोथ मे बी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल अर्निंग्स ग्रोथ रेट. यानी कि ये जो ईपीएस के अंदर अर्निंग आ रही है, पहले 2 था, 2.16, 2.33 एंड सो ऑन से लेके 4 तक, इसकी जो हिस्टोरिकल ग्रोथ बन रही है उसकी बेसिस पे जी कंसिडर किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 2002. ठीक हो गया. फिर कह रहे हैं जी द करंट इंटरेस्ट रेट ऑन न्यू डेट इज 8%, tax rate is 40%. The firm's market value capital structure considered to be optimal as follows. तो यहां इस क्वेश्चन में अगेन आपके लिए काम को आसान कर दिया. बगैर कैलकुलेटर यूज किए बताओ कि इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर. एग्जैक्टली. बिल्कुल सिंपल से नंबर्स हैं, और इन सिंपल से नंबर्स को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि जो रेशो बनेगा वो 30-70 का बनेगा. कह रहे हैं जी कैलकुलेट द फर्म आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट. ठीक है. कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी assuming new equity comes only from reinvested cash flow, यानी कोई नई इक्विटी मार्केट में इशू नहीं की जा रही, जो ऑलरेडी पैसा अवेलेबल है उसी को यूज किया जाएगा. और उसके बाद जो बड़ा जबरदस्त पॉइंट बता रहा है, वो कह रहा है जी अज्यूमिंग कांस्टेंट ग्रोथ रेट. तो ये जो वर्ड इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया ना, ये जुमला जो मेंशन किया है, इसने एक चीज आपको कंफर्म कर दी कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा. Find the firms back assuming no new common stock is sold. तो स्टूडेंट बात यह है कि हमने वैक तो निकालना है. ठीक है जी, हमारी रिक्वायरमेंट है वैक कैलकुलेशन की. वैक की कैलकुलेशन के लिए अब हमें थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे. कैसे बेलने पड़ेंगे? बड़ी कंसंट्रेशन के साथ. देखो हम कॉन्सेप्ट को कहां से कहां मिलाएंगे
ये चीज बड़ी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने वाली है। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो कंपोनेंट्स तो हमारे क्लियर हो गए जी, ये पूरे का पूरा उन्होंने सेट किया हुआ। डेट और इक्विटी वाला पार्ट क्लियर कर दे। ये मैं आपकी बात नहीं समझा कि डेट और इक्विटी का कौन सा पार्ट क्लियर कर दूं। डेट और इक्विटी का कौन सा पार्ट क्लियर कर दूं आपको। तो ये तो सिंपल है ना कि क्वेश्चन आपको बता रहा है कि द फर्म्स मार्केट वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिडर टू बी ऑप्टिमल इज एज फॉलोज। तो डेट और इक्विटी दोनों की मार्केट वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी। तो अगर मार्केट वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसका वेट आपको प्रोवाइड कर दिया। तो आप देखो इसका वेट क्या बनेगा। अगर आप इसको बगैर कैलकुलेटर भी, यानी कैलकुलेटर यूज करने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बता सकते हो कि इसका वेट क्या बनेगा। सही है ना, 30 और 70। ये तो हो गया मामला सीधा सीधा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट में अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ डेट के हवाले से क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ऑलरेडी। द करंट इंटरेस्ट रेट ऑन न्यू डेट इज 8% एंड टैक्स रेट इज 40%। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डेट तो उसने प्रोवाइड कर दिया 8%, 1 माइनस 0.4। तो कहानी है सारी वो यहाँ की है, इस पार्ट की। इस पार्ट को निकालने के लिए क्वेश्चन ने आपको एक्सप्लेन कर दिया जी कि अज्यूमिंग कांस्टेंट ग्रोथ रेट। तो इसका मतलब ये है कि आर यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको गॉर्डन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अब जो हम वर्किंग स्टार्ट करने लगे हैं वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हमारा पूरी अलग से कैलकुलेशन बनेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए जो चीज क्वेश्चन ने हमें कंफर्म की वो ये है अज्यूमिंग कांस्टेंट ग्रोथ रेट। इसका मतलब ये निकलता है कि हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का, यानी कि पी नॉट इक्वल्स डी वन अपॉन आर माइनस जी। यहां तक बात क्लियर हुई। बिल्कुल। यहां तक बात क्लियर हुई, कंफर्म कीजिएगा ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। ठीक हो गया। अब मुझे अगर ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला यूज करना है तो इसका मतलब मैं ये देख लूं कि अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए क्वेश्चन ने मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अगर मैं पहला देखूं पी नॉट, तो पी नॉट के हवाले से देखूं तो मेरे पास सेकंड लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है। The firm's common stock 140,000 shares outstanding is now selling for ₹50 a share। तो एक इंफॉर्मेशन तो इसने हमें ये दे दी। अब हम बात करते हैं D1 की। D1 के हवाले से क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द कमिंग ईयर 2002, यानी कि आप 2001 तक का आपका हिस्टोरिकल डाटा है
और 2002 जो है वो आपका एक्सपेक्टेड डाटा है। तो इसका मतलब ये है कि आप खड़े हैं 2001 पे। तो 2001 पे जो भी डिविडेंड दिया गया होगा उसका सिंबल क्या बनेगा? ठीक हो गया। और मुझे अगर 2002 का डिविडेंड निकालना है तो उसका सिंबल क्या बनेगा? यस। तो इसका मतलब ये जो D1 है ये होगा 2002 का। रेफरेंस के लिए डाल दीजिए 2002 का हमने D1 निकालना है। और उसके लिए वो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द कमिंग ईयर 2002 इज 50% ऑफ ईपीएस फॉर द ईयर। यानी 2002 का जो ईपीएस होगा उसका 50% होगा D1। यानी कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं 50% ऑफ ईपीएस 2002। 2002 का जो ईपीएस होगा उसका 50% होगा D1। और इसी तरीके से आगे बढ़ो। आर जो है ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो इसको तुमने आखिर में लिखना है। जो रह जाता है वो है जी। जी के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट पास्ट ट्रेंड्स टू कंटिन्यू, सो जी मे बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अर्निंग्स ग्रोथ रेट। यानी ये जो डाटा है इसकी जो एवरेज ग्रोथ बनेगी वो कहलाएगा आपका जी, जिसकी बेसिस पे आप इसको ईपीएस को 2001 को ईपीएस 2002 में कन्वर्ट करोगे। यानी कि एवरेज जी रेट ऑफ हिस्टोरिकल ईपीएस डाटा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मुझे सबसे पहली कैलकुलेशन जो परफॉर्म करनी पड़ेगी वो होगी जी की, ये हमने मालूम करना है, वो होगी जी की। क्योंकि अगर हमने ईपीएस 2001 को ईपीएस 2002 पे लेके जाना है तो इसका मतलब मुझे जो फॉर्मूला यूज करना है, यानी मैं इसको ब्रेकअप बना लेता हूं कि हमारा पहला पार्ट तो ये है बैक कैलकुलेशन का, और उसका जो फर्दर ब्रेकअप्स बनेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हमें सबसे पहली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो होगी जी कैलकुलेशन, ग्रोथ कैलकुलेशन। स्टूडेंट ये जो ग्रोथ कैलकुलेशन है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब वो दो तरीके से, दो स्टेप्स कौन से हैं, दो तरीके कौन कौन से हैं, उस चीज को समझते हैं। हमारे पास ईयर है 1992 से 2001, 1992 से 2001, और उनकी ईपीएस की वैल्यूज 2 से लेके 4 तक। अब एक तरीका तो ये है कि मैं सीजीवाई का फॉर्मूला यूज करूं, और सीजीवाई का फॉर्मूला यूज करते हुए इन सब का अलग अलग मैं रिटर्न निकालूं, यानी अलग अलग मैं जी निकालूं, और उसके बाद उसका एवरेज निकाल लूं। तो मैंने क्या किया, पहली वैल्यू को तो मैं कर ही नहीं सकता था कुछ, दूसरी वैल्यू से मैंने काम स्टार्ट किया। अब देखो दूसरी वैल्यू के लिए मैंने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, वही P1 माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। तो इसका मतलब सीजीवाई के फॉर्मूले को मैंने कन्वर्ट किया EPS 1
माइनस EPS 0 होल डिवाइडेड बाय EPS 0। उस कॉन्सेप्ट को मैंने यहां अप्लाई किया हिस्टोरिकल EPS की एवरेज ग्रोथ निकालने के लिए। तो जब मैंने CGY का फॉर्मूला अप्लाई किया, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई और उसको फिर मैंने एवरेज कर दिया। अगर आप यहां देखो तो मैंने एवरेज का देखो फॉर्मूला यूज किया हुआ, एवरेज कर दिया तो मेरे पास रेट आ गया 8.01%। ये तो हो गया एक तरीका जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, यानी कि आपको हर किसी की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसको एवरेज करने के लिए सबको सम करोगे और 9 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वैल्यूज बन रही हैं वो यहां से लेके यहां तक 10 है ना। काउंट में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा 10। इसमें से एक की तो वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं, 9। तो 9 से डिवाइड करोगे और फिर आपके पास आंसर आएगा 8.01। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब आओ दूसरे तरीके पे, जो कि टाइम सेविंग है और कॉन्सेप्ट उस पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अप्लाई हो रहा है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपका कहां से आ गया, स्टॉक वैल्यूएशन से। और ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी टाइप जब अप्लाई करेंगे वो आएगी आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर यूज कर चुके हैं। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर n। मैं अगर इसी फॉर्मूले को यूज करूं तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए जो आर यूज किया जाता है, ये आर एवरेज होता है आपके हिस्टोरिकल रिटर्न्स का। यानी पीछे एक हिस्टोरिकल डाटा, उसके रिटर्न्स, उसका एवरेज, उस एवरेज को आप यूज करते हो फ्यूचर प्रोजेक्शंस करने के लिए। तो मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है तो मैंने क्या किया, जो लास्ट मेरे जो प्रीवियस हिस्टोरिकल रिटर्न्स थे उसका एवरेज किया और उसको फिर यूज कर लिया मैंने आगे की प्रोजेक्शंस करने के लिए। इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसका एवरेज निकालने के लिए। तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज किया आ गया, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस जी, जी की पावर यानी 1 प्लस जी की पावर n। तो अब आप जो डाटा पुट करोगे, 4 हो गई आपकी फ्यूचर वैल्यू ये वाली, 2 हो गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू ये वाली, मैंने सिंबल्स यहाँ पे देखें प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। यानी 0 टाइम पे आप खड़े हो प्रेजेंट वैल्यू, लास्ट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कंसिडर की, पावर रखी 9, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट ले रहे हो ना तो 9 साल आगे जा रहे हो। पावर रखी 9 और उसके बाद आपने उसकी परसेंटेज निकाल ली कि जी, यानी इसकी जो एवरेज ग्रोथ आ रही है वो आ रही है 8.01। अब आप खुद देखो कि मैंने एक तरफ ये वाला काम किया और एक तरफ ये वाला काम किया, दोनों की परसेंटेज सेम है। तो ये वाला जो काम है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका टाइम सेव कर रहा है। और ये चीज ध्यान में रखें कि जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो पेपर में आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो आपको हर उस अटेम्प्ट की तरफ जाना पड़ता है जो कि आपका टाइम सेव करे। तो यहां पर जी कैलकुलेशन के लिए अगर आप ये वाला इस्तेमाल करते हो आपका टाइम सेव हो जाएगा, अगर ये वाला इस्तेमाल करते हो तो टाइम थोड़ा सा आपका ज्यादा लग जाएगा। बट द थिंग इज कि देखो दोनों कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया, CGY कॉन्सेप्ट स्टॉक वैल्यूएशन से और ये वाला कॉन्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, इंटरेस्ट फैक्टर फॉर्मूला टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। दोनों से हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो ये हमने क्या निकाल लिया जी, एवरेज ग्रोथ बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड
लास्ट 10 years हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ ईपीएस। स्टूडेंट ये वाला पार्ट क्लियर कि हमने जी कैसे कैलकुलेट किया है? बाकी आवाजें खामोश हो गई हैं। सदमा लग गया बहुत बड़ा, और उसके ऊपर से मेरा ख्याल है अब जो है ना काम F-17 थंडर से भी नहीं चल रहा शायद, अब तो उससे भी तेज कोई चीज निकल गई है ऊपर से। अब ये यस यस जहाज निकलने का रिप्लाई है या समझ आने का रिप्लाई है? काम तो अभी कुछ नहीं हुआ, काम तो अभी होगा, अभी तो काम बहुत होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। अब जब हमने जी निकाल लिया तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। जब हमने जी निकाल लिया तो जी निकालने के बाद अब हम इसको यूज कर सकते हैं हमारी अगली कैलकुलेशन के लिए, एंड दैट इज D1 कैलकुलेशन। अब देखो D1 कैलकुलेशन में क्वेश्चन हमें बता रहा है जी कि अगर आपको D1 निकालना है यानी 2002 का डिविडेंड निकालना है, तो इसका मतलब आपको पहले ईपीएस निकालना पड़ेगा 2002 का, और उसका 50% कहलाएगा आपका डिविडेंड ऑफ 2002। तो D1 कैलकुलेशन के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा ईपीएस 2002। उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ईपीएस 2001 वही, यानी यही फॉर्मूले को मैंने यहाँ अप्लाई किया है इस जगह पे। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ईपीएस 2001 और उसके ऊपर 1 प्लस जी कर दिया, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 0.0801, यानी कि ये वाला रेट अप्लाई किया तो ईपीएस 2001 जो है वो ईपीएस 2002 पे कन्वर्ट हो गया। और इसी ईपीएस 2002 को अब मैंने डिविडेंड निकालने के लिए 50% निकाल दिया, यानी कि 4.3201 का 50%, और मेरे पास डिविडेंड आ गया 2002 का, दैट इज 2.1602। स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट क्लियर? यानी जी कैलकुलेशन का एक पार्ट हो गया। बल्कि मैं एक काम ही करता हूं कि हम इसको मैं अलग पार्ट पे ले जाता हूं, स्टेप्स से हटा देता हूं उसको, और मैं इसको ले जाता हूं फोर्थ पार्ट पे। इस तरीके से कर लेता है। तो D1 कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई, जी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो चीज रह गई वो हो गई जी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन। मैंने जो फॉर्मूला ये हमने यूज किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट ग्रोथ, उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया और फॉर्मूला बन गया D1 अपॉन P नॉट प्लस जी। तो D1 आपने निकाल लिया 2.1602 डिवाइडेड बाय प्राइस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, डिवाइडेड बाय 50, और उसमें आपने प्लस कर दिया ग्रोथ को, और ग्रोथ आपने निकाली है 8.01।
0.0801 और जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 12.33%। तो इस तरीके से हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, बल्कि और बेहतर हम इसको कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कर दें 2A, इसको हम कर देते हैं 2B और इसको हम कर देते हैं 2C। ये हमने निकाल लिया जी हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.33%। अब ये जो 12.33% है ये हम यहाँ पे डाल देंगे हमारी वैक कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई और फाइनल वैक की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8% इंटू 0.6 इंटू 30% और इसी तरीके से 70% इंटू दिस, दोनों को हम परसेंटेज की फॉर्म में ले आते हैं और आपका जो वैट का आंसर आ गया वो आ गया 10.07%।